हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही कुछ एस्पिरेंट्स ने जो है सितंबर महीने के करंट अफेयर्स पीडीएफ की डिमांड की थी, केवल सितंबर महीने के, तो वो लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा नाम से। साथ ही आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो भी चाहते हैं डाउनलोड करना वो कर लें। लेकिन जिन्होंने हमारा ये ईयरली पैकेज लिया हुआ है वो डाउनलोड ना करें, उनको तो ये उसी पैकेज में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 2021 के नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2021 इज 90th। तो देखिए इंडिया की रैंक यहाँ पर 90वीं है, ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहले आप ये जानिए, पिछले साल 84th रैंक थी, अब आई है 90th, ठीक है। और आपको ये जानना चाहिए जिनके पास भारत का पासपोर्ट है वो 58 कंट्रीज़ में जो है ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 58 कंट्रीज़ में। तो ये इसी बेसिस पर होता है जो पासपोर्ट इंडेक्स है ना, कितनी कंट्रीज़ में जो आपके पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो 58 कंट्रीज़ में कर सकते हैं जिनके पास भारत का वीज़ा है। तो भारत के साथ 90वीं पोजीशन पर कौन कौन है? ताजिकिस्तान है और बुर्किना फासो है। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के साथ और कौन सी दो कंट्रीज़ 90th पोजीशन में है, तो आंसर होगा ताजिकिस्तान एंड बुर्किना फासो। इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे दो दो के पेयर में, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें। अब देखिए इस इंडेक्स को टॉप किया है फिर से 2 कंट्री ने, जापान एंड सिंगापुर ने। इन दोनों कंट्रीज़ का जिनके पास भी पासपोर्ट है वो 152 कंट्रीज़, 192 कंट्रीज़ में, 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया एंड जर्मनी। अब अगर हम सबसे जो है लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें, सबसे निचले पायदान पर है अफ़गानिस्तान, ठीक है। बाकी आप ये सभी कंट्रीज़ भी काफ़ी नीचे स्थान पर हैं, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो इंडेक्स है ये हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है और इनको डेटा कहाँ से मिलता है? ये मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बाकी आपको जानना चाहिए इस इंडेक्स में 227 डेस्टिनेशंस एंड 199 पासपोर्ट्स कवर किए गए हैं। अगर आप इस तरह से लिस्ट देखें तो ये आपके लिए समझना और आसान रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले पर कौन है? जापान, सिंगापुर। दूसरे पर है जर्मनी, साउथ कोरिया। तीसरे पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन। फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। और फिफ्थ पर है फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्वीडन। अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड की 10 लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट देखें तो सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान, जिसका स्कोर है केवल 26। फिर उससे ऊपर इराक। 2021 ISSF विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 43 मेडल्स इंडिया वॉन एट 2021 ISSF वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप। देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था पर वहाँ पर थोड़ा जो डेटा है इसका उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया था और इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इसमें थोड़ा गलती की हुई थी। तो न्यूज़पेपर में भी आप फुली रिलाई नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पूरा डेटा निकाला है। तो देखिए यहाँ पर 2021 ISSF वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप ये लीमा, पेरू में हुई है। यहाँ पर भारत ने टोटल 43 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 17 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 17, 16, 10 टोटल 43। दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे पर इटली है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो मुझे तो लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इन सभी को भी आप एक बार देख लीजिए, ये सभी शूटिंग से रिलेटेड है और इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 13। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पूरा होगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 अक्टूबर। आपको बता दें 1989 में इस दिन को मनाना सबसे पहले शुरुआत की गई थी। और इस साल जो इसका फोकस रहेगा, एक तरह का आप थीम कह सकते हैं, वो रहेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। ये एक तरह का इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशंस मेंबर के द्वारा 2015 में अडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि सेंडाई जापान में हुई थी। तो सेंडाई कहाँ है? जापान में है। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी के नाम पर ये नाम पड़ा है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर को किस विषय पर आधारित G20 नेताओं की एक आभासी बैठक में भाग लिया? अफगानिस्तान, एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग या फिर पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए काफ़ी शानदार ऑप्शन है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है अगर देखने से लगे, क्योंकि हर एक जो है आज के ज़माने की डिमांड है या फिर इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 लीडर्स ऑन अफगानिस्तान ऑन October 12। तो अफगानिस्तान से संबंधित विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है G20 वर्चुअल समिट में, यानी कि ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें इटली के द्वारा ये समिट बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी है 2021 की, ये इटली के पास है और इसकी अध्यक्षता किसने की? इटली के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मारियो ड्रागी ने। आपको जानना चाहिए भारत 2023 में G20 को होस्ट करेगा और 2022 में कर रहा है इंडोनेशिया। एयर इंडिया को किसे बेचा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एयर इंडिया हैज़ बीन सोल्ड टू टाटा ग्रुप। देखिए इसको भी अब जो है हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ये भी आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो देखिए जो हमारा नेशनल कैरियर है एयर इंडिया, इसको टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है। टाटा ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी 18,000 करोड़ की, यानी 2.4 बिलियन US डॉलर की। तो अब टाटा ग्रुप क्या करेगा? 15,300 करोड़ रुपए का जो एयर इंडिया का डेट है इसको जो है अपने पास रखेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2700 करोड़ रुपए का कैश अभी ये देगा। कैश में जो देगा वो 2700 करोड़ का कैश देगा। साथ ही आपको बता दें जो ये एयर इंडिया है 61,560 करोड़ रुपए का इस पर टोटल कर्जा हुआ था, अगर हम 31 अगस्त तक की बात करें। आपको बता दें टाटा ग्रुप ने सबसे पहले इस एयरलाइन की जो स्थापना 1932 में की थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 1953 में नेशनलाइज कर दिया था। तो गवर्नमेंट के हाथों में आ गई थी 1953 में। तो ये दोनों साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1932 और 1953। और आपको ये जानना चाहिए टाटा सन्स जो है ऑलरेडी 2 एयरलाइंस भारत में चला रहे हैं। एक तो है विस्तारा जो कि ये सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर चलाते हैं, दूसरी है एयर एशिया इंडिया जो कि ये मलेशियन एयर एशिया के साथ मिलकर चलाते हैं। तो दोनों ही टाटा के साथ चलाए जाते हैं। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टाटा ने जो है एयर इंडिया को जो है मतलब एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है इसके अलावा एयर इंडिया और कौन सी फ्लाइट ऑपरेट करता है? तो आपको जानना चाहिए विस्तारा और एयर एशिया इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये एयर इंडिया है ना, इसका 2007 में इंडियन एयरलाइंस इसके साथ मर्जर हो गया था और तभी से ये काफ़ी लॉस में रही है। अगर हम इसको समराइज़ करें पूरे को तो आप इस तरह से देख सकते हैं 1932 में JRD टाटा द्वारा टाटा एयरलाइंस को लॉन्च किया गया। 1946 में इसको रीनेम किया गया एयर इंडिया के नाम से। तब तक क्या नाम था इसका? 1932 में टाटा एयरलाइन, फिर उसके बाद 1946 में एयर इंडिया किया गया। उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% स्टेक इसमें लिए। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनलाइज कर दिया। 2007 में एयर इंडिया का मर्जर हो गया इंडियन एयरलाइंस के साथ, ठीक है। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शुरू के ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस बालचंद्रन को समवर्ती रूप से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी कि किस में एक्रीडेटेड है ना यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप इतना समझिए कि किस देश में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एस बालाचंद्रन concurrently accredited as the next High Commissioner of India to Saint Vincent and the Grenadines। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो जो ये कंट्री है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, तो यहाँ पर एस बालाचंद्रन को भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए इसकी कैपिटल है किंगस्टन और करेंसी है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। हाल ही में हमने क्या पढ़ा था? रामू अबागनी, इनको भारत का नेक्स्ट
एम्बेसडर डोमिनिकन रिपब्लिक में अपॉइंट किया गया है। तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सुइची इतो हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द तोशिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी आप जानते हैं कि तोशिबा ये एक जापान की कंपनी है, जापान में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसके सीईओ है सातोशी सुनाकावा। निम्नलिखित में से किसने सोमेन रे को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एयरटेल हैज़ अपॉइंटेड सोमेन रे एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो देखिए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये सोमन रे। इससे पहले ये बजाज ऑटो में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे और अब भारतीय एयरटेल में ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। ये बादल बागरी इनकी जगह लेंगे। किस बैंक ने अपने खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों को साझेदार प्लेटफॉर्मों में एकीकृत बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा के लिए ओपन एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड ओपन एपीआईज टू फैसिलिटेट इट्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू यूज बैंकिंग सर्विसेज इंटीग्रेटेड अक्रॉस पार्टनर प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए जो भी पार्टनर प्लेटफॉर्म्स एक्सिस बैंक के, तो वहाँ पर एक्सिस बैंक की जो भी सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर एपीआई, एक ओपन एपीआई लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए। एपीआई की फॉर्म आपको जाननी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और पूछी भी जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बाकी एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। किस बैंक ने आभासी संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की घोषणा की? आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आईसीआईसीआई बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव। तो देखिए एक वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से एक प्रदर्शनी यहाँ पर लॉन्च की गई आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, जिसके तहत आप डिजिटली जो भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अलग अलग सिटीज़ में देख सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा क्योंकि ये सेकंड एडिशन है, पिछले साल इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था। तो अगर आपके को एग्जाम में पूछ ले जाए होम उत्सव किससे संबंधित है तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैग्नस कार्लसन वॉन द इनॉग्रल मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर। साथ ही आपको जानना चाहिए जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे से हैं, कई बार पूछी जाती है इनकी कंट्री, तो याद रखिएगा ये नॉर्वे से है। तो इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर ये जीत लिया है। टाटा स्टील पीजीटीआई एमपी कप 2021 किसने जीता? ऑप्शंस हैं खालिन जोशी, विराज मदप्पा, करणदीप कोचर या फिर युवराज सिंह संधू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विराज मदप्पा वॉन द टाटा स्टील पीजीटीआई एमपी कप 2021। तो ये जो है आपका गोल्फ से संबंधित है, तो इन्होंने जीता है ये विराज मदप्पा ने। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो गुइडो इम्बेंस, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ट won the Nobel Prize for Economics this year। जानेंगे इसके बारे में भी पॉइंट वाइज। तो देखिए पहले बात आपको जानना चाहिए, इस पुरस्कार का जो ऑफिशियल नेम है वो है प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अब जानते हैं किस किस को मिला है। तो देखिए दो हाफ में प्राइस को डिवाइड किया गया है। पहला हाफ केवल एक साइंटिस्ट को दिया गया है, मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 में से 50 एक को दिए गए हैं और 50 जो है 2 जनों को दिए गए हैं। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो इस प्राइस का जो फर्स्ट हाफ है ये डॉक्टर डेविड कार्ट, ये कनाडा के हैं तो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं, प्रोफेसर हैं, तो इनको दिया गया है फर्स्ट हाफ। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है लेबर मार्केट पे मिनिमम वेज, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन, इसके अफेक्ट को यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, इस पर रिसर्च की है। अब जो प्राइस का दूसरा हाफ है ये 2 लोगों को दिया गया, एक तो है इजरायली अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जोशुआ एंग्रिस्ट और दूसरे हैं डच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गुइडो इम्बेंस। तो ये इन दोनों को दिया गया है। किस लिए? इन्होंने क्योंकि इस तरह की इन्होंने जो है अपनी स्टडी की है, इस तरह की इन्होंने बातें बताई हैं
इस तरह के सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं जिनका ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड से सोल्यूशन नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप देख सकते हैं, फॉर स्टडिंग इश्यूज दैट कांट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स। तो इस तरह के इश्यूज पर इन्होंने जो है स्टडी की जिनके सोल्यूशन के लिए हम ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स पर रिलाई नहीं कर सकते, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित। साथ ही आपको जानना चाहिए 1968 में जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है जिसे आप बोलते हैं स्वेरिजेस रिक्सबैंक, तो इसने जो है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इसकी जो है स्थापना की थी एल्फ्रेड नोवर की मेमोरी में। आपको बता दें सबसे पहले ये प्राइज़ 1969 में रैगनार फ्रिश और जैन टिमरजन इनको दिया गया था। आरबीआई के अनुसार 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी एससीबी के साथ ऋण खातों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ लोन्स अकाउंट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्रीज्ड बाय 9.5% ड्यूरिंग 2020-21। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है अपनी एक रिपोर्ट के तहत जो है जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न ऑन क्रेडिट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया मार्च 2021। तो इसमें इन्होंने एक तो बात ये कही है कि इंडस्ट्रियल लोन ग्रोथ जो है ये थोड़ा निगेटिव चली गई है, पहली बार निगेटिव गई है 2020-21 में। साथ ही इन्होंने कहा है जो पर्सनल लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन्स लेने की जो गति है उसमें जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो यहाँ पर 25.9% जो है वृद्धि देखी गई है मार्च 2021 में। अगर हम बात करें 10 साल पहले केवल 16.4% थी। साथ ही इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ जो लोन अकाउंट्स हैं इनमें वृद्धि देखी गई है 9.5% की। तो अब ये 29.1 करोड़ हो गए हैं अगर हम मार्च 2021 तक की बात करें। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा? 10वां, 12वां, 15वां या फिर 13वां? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट विल बी हेल्ड इन जनवरी 2022। और आपको जानना चाहिए गुजरात के जो हाल ही में न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, तो इन्होंने यूएस, डेनमार्क, युगांडा और इजराइल, तो यहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल्स हैं इनको भी इन्वाइट किया है इस समिट में के लिए। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जयतीर्थ राव इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। पीएल हरानाथ को किस प्रमुख बंदरगाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पीएल हरानाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट। तो पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं पीएल हरानाथ। आपको जानना चाहिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट है, तो कई जगह आपको 13 मिलेगा, लेकिन आप जानिए 13वां जो पोर्ट है वो भी बन रहा है। अभी भारत में केवल 12 मेजर पोर्ट हैं, तो ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही पता किया है। ठीक है, ये सभी ऑफिशियल जो पोर्ट्स हैं इनके स्टेट आप देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। तो 12 फिलहाल जो है मेजर पोर्ट्स हैं भारत में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ फिनलैंड? सो कैपिटल इज हेलसिंकी एंड करेंसी इज यूरो। हु इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जोहो कंपनी? आंसर इज श्रीधर वेम्बू। नेम द वर्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? आंसर इज जाइकोव-डी। इंडियन आर्चर ज्योति सुरेखा वेनन बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंसर इज आंध्र प्रदेश, तो ये विजयवाड़ा से हैं। Which of Nobel Literature Prize winner Abdul Razzaq Gurnah's novel was once shortlisted for the Booker Prize? Answer is Paradise। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इन सभी क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात मैंने नोटिस की है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका कोई मेंस एग्जाम नहीं है, तो करंट अफेयर्स में जो है आप लोगों की रुचि काफ़ी कम रह गई है। तो इस तरह से मत कीजिए, फिर लास्ट में बर्डन बन जाता है। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं डेली एक भी दिन का करंट अफेयर मिस ना हो, ये कोशिश किया कीजिए, तभी आप इस सब्जेक्ट में एक अच्छी कमांड कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपकी प्रेजेंस यहाँ पर ज़रूरी है, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। कई एस्पिरेंट्स जो है पहले पार्टिसिपेट करते थे लेकिन अब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस तरह का आलस मत कीजिए। ठीक है, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया कीजिए जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड?
वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट एट व्हाट परसेंट फॉर करंट फिस्कल, यानी 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट कितनी बताई गई है। विच एक्टर हैज़ विड्रॉन फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ अ पान मसाला ब्रांड। विच स्टेट वॉन द FSSAI's स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 इन लार्ज स्टेट कैटेगरी। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड देश के मेंटर प्रोग्राम टू गिव कैरियर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।